इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का जो एक्स्ट्रा था वो ले चुके हैं। अब हम लेंगे सिंपल पेंडुलम। शॉर्ट में बता देता है इक्वेशन क्या था। इक्वेशन डिराइव नहीं करने वाले, बोर्ड वाले को इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं। टाइम पीरियड का इक्वेशन था T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। लॉज में लिखा था अपन ने। पहला लॉ था टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is directly proportional to square root of length. Time period of simple pendulum is inversely proportional to square root of acceleration due to gravity. Third tha, time period of simple pendulum does not depend on mass, and time period of simple pendulum does not depend on amplitude. ये चार लॉज लिए। तो पहले हम ये देखते हैं वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। वेरिएशन ऑफ पीरियड सिंपल पेंडुलम का T विथ लेंथ ऑफ द पेंडुलम L के साथ क्या वेरिएशन है वो देखेंगे। तो बाकी हटा देते हैं, फिर इसके साथ देखेंगे। इन दोनों पे तो डिपेंड करता ही नहीं, तो वो भी एक बार शॉर्ट में आ ही जाएगा बीच में। तो ये हमारा फर्स्ट है सिंपल पेंडुलम में वेरिएशन ऑफ पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अगर पूरा लिखना है तो वेरिएशन ऑफ पीरियड, अब हमने हेडिंग में लिखा है ये सिंपल पेंडुलम, तो इसका वेरिएशन स्टडी करेंगे पीरियड का, किसका, सिंपल पेंडुलम का, विद रिस्पेक्ट टू इट्स लेंथ। ठीक है, तो ये रखते हैं, बाकी हटा दें। ठीक है, ये देखिए। तो फर्स्ट हम ऐसे लिखेंगे T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L। क्वेश्चन ऐसा आएगा, सपोज इनिशियल है सेकेंड्स पेंडुलम। कितना पेंडुलम है? सेकेंड्स पेंडुलम। इनिशियली जो पीरियड है वो सेकेंड्स पेंडुलम, यानी टाइम पीरियड इज 2 सेकंड। What will be the new period if new length is 4 times the initial length? अगर हमने लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया तो नया टाइम पीरियड क्या रहेगा ये बताओ। ठीक है, तो टाइम और लेंथ का वेरिएशन है, टाइम और लेंथ का वेरिएशन। फिर से सुनो, इनिशियल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो है 2 सेकेंड, सेकेंड्स पेंडुलम है वो, लेंथ L1 से डिनोट कर सकते हैं। सेकेंड केस में हमने क्या किया है, लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया है, 4 टाइम्स लेंथ को बढ़ा दिया है हमने, तो नया टाइम पीरियड क्या रहेगा ये बताओ, ऐसा क्वेश्चन है। तो इनिशियल लेंथ है L1, बाद में लेंथ को हमने कितना बढ़ा दिया है, 4 टाइम्स बढ़ा दिया। ये देखो 4 टाइम्स हमने लेंथ को क्या कर दिया है, इंक्रीज। नया टाइम पीरियड क्या रहेगा वो बताओ। तो ये फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखो T2 अपॉन T1 इट इज अंडर रूट L2 अपॉन L1, डायरेक्ट वेरिएशन 2 2 1 1 और रूट में डाल दिया क्योंकि रूट में। ठीक है, सो T2 अपॉन T1 कितने सेकेंड है, 2 सेकेंड, इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट L2 अपॉन L1 क्या आएगा, 4। तो यहां हम कर देंगे 4। सो T2 इज इक्वल्स टू ये 2, इसका भी आंसर बचेगा 2, तो नया टाइम पीरियड हो जाएगा 4 सेकेंड। यानी इनिशियल लेंथ थी L1 और टाइम पीरियड था 2 सेकेंड, हमने लेंथ को 4 टाइम्स बढ़ा दिया और पूछा है नया टाइम पीरियड क्या रहेगा, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर देखो। लेंथ और टाइम का वेरिएशन है, तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, ठीक है, तो वही फॉर्मूले को अरेंज करके लिख सकते हैं हम लोग। चाहे तो ये लिखो, चाहे ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा। जो अभी लिखा था T2 अपॉन T1 इट इज अंडर रूट L2 अपॉन L। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी बताइए। तो दोनों फॉर्मूले ये लिखेंगे, उसकी वजह से ये लिख सकते हैं, अभी बताइएगा। थर्ड, अगर परसेंटेज का आया तो फिर ये फॉर्मूला देखो, T है तो हम इधर लिखेंगे डेल्टा T अपॉन T, इट इज इक्वल्स टू, इधर L है तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा L अपॉन L। ये एरर वाले में समझाया था, अगर फर्स्ट चैप्टर याद होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो उसमें बताया था। तो यहाँ रूट है तो सामने लिखना 1/2।
यहाँ रूट है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं रूट को 1/2 रेज टू पावर, ये ऐसे चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रूट को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अभी तो हम रूट ही लिखेंगे, पर रूट को हटा देंगे, सामने आ जाएगा 1/2। ये फॉर्मूला आप जब परसेंटेज का क्वेश्चन आए तब यूज करना। ये फॉर्मूला एक्यूरेट आंसर देगा अप टू 3% और अप्रोक्सीमेट आंसर देगा अप टू 10%। मैं बताता कैसे आएगा क्वेश्चन। 3% तक ये फॉर्मूला यूज करना, अगर उससे ज्यादा का चेंज आ रहा 10% से ज्यादा का, तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करना। क्वेश्चन बताता कैसे आएगा, ध्यान दो इधर। तो देखो कैसा किया है, ये t है तो इधर लिखा है चेंज इन टाइम अपॉन ओरिजिनल टाइम, इधर l है तो इधर लिखा है डेल्टा l अपॉन l, और रूट है तो सामने लिख दिया 1/2। ठीक है, 3% तक एक्यूरेट आंसर देंगे, 10% तक अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा। बताता कैसे, देखो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन इनिशियल टाइम पीरियड है समझो 2 seconds, इनिशियल टाइम पीरियड है सपोज 2 seconds। If the change in length change in length is suppose 2%, चेंज इन लेंथ कितनी हुई 2%, 2% लेंथ चेंज हुई है, इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है। अब यहां हम ले लेते हैं इंक्रीज, ठीक है। अगर इंक्रीज हुआ है, समझो लेंथ इंक्रीज हुई है तो डायरेक्ट वेरिएशन है, तो याद रखना टाइम पीरियड भी क्या होगा इंक्रीज। अगर लेंथ डिक्रीज हुई तो टाइम पीरियड भी क्या होगा डिक्रीज। तो अब ये फॉर्मूले से हम डायरेक्ट परसेंट चेंज इन टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। किसी ने पूछा व्हाट परसेंट चेंज इन टाइम पीरियड, तो वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहां परसेंट निकाल देते हैं, परसेंट चेंज इन लेंथ इंक्रीज हुई है 2%, सो परसेंट चेंज इन पीरियड, पीरियड कितने परसेंट चेंज हुआ है तो वो हम ये फॉर्मूले से निकालेंगे। देखो यही वैल्यू डाल देते हैं, डेल्टा टी अपॉन टी, इसकी वैल्यू निकालना है 1/2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज है, इधर भी इंटू 100 करना पड़ेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, यही लिखना डायरेक्ट 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो टाइम पीरियड कितने परसेंट चेंज होगा 1%। देखो इसको मैं इस फॉर्मूले से भी करके दिखा था, अप्रोक्सीमेट 3% तक तो एक्यूरेट आंसर ही मिलेगा, थोड़ा बहुत फर्क आएगा। अब हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे इसमें, ए बी सी डी, एक होगा 1 पॉइंट समथिंग समझो, एक है 5, एक है 4 और एक है समझो 3। तो ये आंसर है हमारा अप्रोक्सीमेट 1 और 1 पॉइंट समथिंग होगा समझो 1.01, तो हम उसको टिक कर देंगे। कितने परसेंट चेंज हुआ है टाइम पीरियड 1.01। तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते, एक्यूरेट आंसर देगा अप टू 3%, यानी ये वैल्यू 3% के अंदर है तो ये जो आंसर है एक्यूरेट आंसर मिलेगा। कैसे देखते हैं, देखो ये वाली मेथड से किया है। अब हम लोग ये वाली मेथड से भी कर सकते हैं। चेंज इन लेंथ इंक्रीज बोला है तो लिखेंगे L2 अपॉन L1, L2 ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 2%, तो हम लिखेंगे 102 अपॉन 100। अब मैं ये फॉर्मूले से नहीं ये फॉर्मूले से करके दिखा, तो कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे तो चलेगा, बट जैसे अभी मैंने बताया लेंथ कितने परसेंट चेंज हुई है सिर्फ 2%, तो ये एक्यूरेट आंसर देगा ये फॉर्मूला 3% तक। जो आंसर यहाँ आया है देखते वही आंसर वहां पे आता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा 1.01 या 1.02 समथिंग कुछ फर्क पड़ेगा, एग्जैक्ट आंसर मैच हो जाएगा। देखो तो ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं आप लोग। चेंज इन लेंथ इंक्रीज बोला है हमने, लेंथ इंक्रीज हुई है, कितने परसेंट इंक्रीज हुई है लेंथ 2%, मतलब सेकंड वाली लेंथ 2% ज्यादा है, यानी 102 अपॉन 100 कर दिया, इस फॉर्मूले में डाल दो। सो T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L2 अपॉन L1, सो इट इज अंडर रूट ऑफ 102 अपॉन 100। परसेंटेज निकालना है टाइम पीरियड का भी, तो इंटू कर देंगे 100 यहाँ पे, और तो ये 10 आएगा, इसके साथ कैंसिल, तो रूट 102 इंटू कर देंगे 10, 102 का रूट देखते हैं। आप लॉग बुक में देखो, मैं भी देख के बताता क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है। तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली आ रहा, देखो
10.01 इंटू कर दो 10, तो यहां लिख रहा हूं उसका आंसर, तो ये हो जाएगा 10.10, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1.01, ठीक है। तो T2 अपॉन T1 का आंसर ये आया, इंटू 100 क्या परसेंटेज है, तो ये कितना ज्यादा है देखो, 100 से 1% ज्यादा है, देखो वही आया, ठीक है। देखो समझ में आया, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं जब परसेंट चेंज इन लेंथ दिया है और वो परसेंट चेंज इन लेंथ 3% या उससे कम होगा, तो ये फॉर्मूला जिसमें मैंने यहाँ बताया डेल्टा एल अपॉन एल, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। 2% चेंज हो रही, इंक्रीज हो रही, तो यहाँ डाल दिया हमने 2 और ये 2 कैंसिल, तो टाइम पीरियड कितने परसेंट चेंज हुआ, 1%। अदरवाइज ये फॉर्मूले से करेंगे तो फिर पूरा मेथड से करना पड़ेगा। फिर से देखो, लेंथ 2% इंक्रीज किया है, तो नई लेंथ है 102% अपॉन 100, इसमें वैल्यू डाला इंटू 100 किया, परसेंटेज कितना आया 101.0, यानी कितना ज्यादा है, 100 से 1% ज्यादा है, मतलब नया टाइम पीरियड 1% ज्यादा है, इंक्रीज कितना आया 1%। डायरेक्ट भी हो सकता था, अदरवाइज पूरा मेथड से करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला देख लो, टी डेल्टा टी अपॉन टी, ये एल, ये डेल्टा एल अपॉन एल, और ये 1/2 एरर में लिया था, ये भी एरर जैसा ही है कि मान लो लेंथ में एरर आया 2%, तो टाइम पीरियड में एरर कितना आएगा वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको देखना है तो मे बी शायद लास्ट वीडियो में था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो 10th नंबर का वीडियो है, शायद उसी में ये लिया था मैंने, सबसे लास्ट में ही होगा ये एरर वाला, तो ये एरर वाला ही फॉर्मूला है, समझो वहां समझाया था कैसे लिखना उसको। तो अभी ध्यान रखो, टी है तो डेल्टा टी अपॉन टी, एल है तो डेल्टा एल अपॉन एल, इधर रूट है तो इधर कर देंगे 1/, सामने, और पॉजिटिव है मतलब लेंथ 2% से इंक्रीज हुई है, तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा, कितने परसेंट से, 1% से, देखो आया 101%, मतलब 100 से कितना ज्यादा हो गया, नया 1% टाइम ज्यादा हो गया। पूरा मेथड से ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पर हमको टाइम बचा है, शॉर्ट में करना है, तो 3% तक का अगर है तो ये वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ छोटा छोटा डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान दें। अब देखो ये पॉइंट्स याद रखना, मान लो एक सिंपल पेंडुलम है जिसका जो बॉब है वो आयरन से बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ आयरन, Fe है ना शायद सिंबल, हाँ। दूसरा सिंपल पेंडुलम है जो हॉलो है, वो भी आयरन से ही बना हुआ है समझो, पर हॉलो है। तीसरा सिंपल पेंडुलम है जो वुड से बना हुआ है, और सिंपल पेंडुलम नहीं, बॉब की बात कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम बोल सकते हैं। ये धागा है जिसको हमने मेटल स्फीयर आयरन से बना सस्पेंड किया धागा, फिर उसको हमने हॉलो स्फीयर अटैच किया मेटल से बना हुआ, पर हॉलो है, अंदर खाली है, इतना ही सॉलिड है, खाली हॉलो है, और ये वुड से बना हुआ है, तो डेफिनेटली मास इसका ज्यादा है, तो मे भी शायद सेकंड नंबर इसका ज्यादा हो, ये हॉलो है तो सबसे कम इसका होगा। पर अगर मैं बोल दूं कि इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2 और इसकी लेंथ है सपोज L3, और मैं लिख लूं L1 = L2 = L3, अगर लेंथ सेम है तो मास पे कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा, अगर लेंथ सेम है तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, याद रखना, अपन ने पहले ही बोला है लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम में डज नॉट डिपेंड ऑन मास, और लेंथ हमने सेम ही बोला है, तो टाइम पीरियड भी सेम रहेगा, T1 = T2 = T3। देखो तो याद रखना यहाँ पे मास अलग अलग है, तो पहले ही बताया था, ठीक है। लेंथ पे सब कुछ डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर तीनों की लेंथ सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम रहेगा। दूसरा एग्जांपल ऐसे ध्यान रखना, अब देखो सपोज दिस इज अ स्विंग, आप बैठे इसमें, ठीक है, आप स्विंग कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम है, आपका लेंथ फिक्स है, आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, बॉडी का सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट समझाया है, वेयर होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी सपोज्ड टू बी
कॉन्सेंट्रेटेड। स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर ही रहेगा। हमारा सेंटर ऑफ मास समझो यहाँ कहीं तो भी है, बॉडी के सेंटर में, सेंटर ऑफ मास। तो हम इस पेंडुलम की लेंथ कहां से कहां तक गिनेंगे? हमारे सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक लेंथ रहेगी सिंपल पेंडुलम की, यहाँ पे इसको बोलेंगे CM, सेंटर ऑफ मास। अगर किसी ने बोला कि आपका दोस्त आके बैठ गया, सपोज आपका दोस्त आपके साथ आके बैठ गया, तो सेंटर ऑफ मास उसी लेवल पे रहेगा आपका, बीच में आ जाएगा यहाँ पे, पर लेवल वही रहेगा, यानी लेंथ उतनी रहेगी, तो टाइम पीरियड नहीं बदलेगा। किसी ने बोला आप झूला ले रहे पर आपका दोस्त आपके साथ आके बैठ गया, तो अब बताओ नया टाइम पीरियड क्या रहेगा? तो आप बोलेंगे टाइम पीरियड उतना ही रहेगा, क्योंकि मास बदला है बट लेंथ नहीं। ठीक है, तो पहले आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो दोनों का रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं तो भी आ जाएगा उन दोनों के, तो डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना सेंटर ऑफ मास का, तो उसमें टाइम पीरियड बदलेगा नहीं। ठीक है, तो याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि आप झूला ले रहे हैं, साथ में आपका दोस्त आके बैठ गया, तो स्विंग का टाइम पीरियड चेंज होगा, कितना चेंज होगा? तो 4 ऑप्शन में से नो चेंज वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना आप लोगों ने। सेकंड केस देखो, सपोज दिस इज लेंथ L1, किसी ने बोला आप झूला ले रहे हैं, अब आप एक्सटर्नल पुश नहीं लगाने वाले, आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रहे हैं। आपने पैर से पीछे किया या आपके दोस्त ने आपको खींचा और छोड़ दिया, आप पैर से पुश नहीं कर रहे, आपका झूला ऑसिलेट हो रहा। ठीक है, यहां पे आप अकेले बैठे हैं, ठीक है, अब मान लो आप खड़े हो गए, आप झूले पे खड़े हो गए, अब सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। देखो आप नीचे बैठे थे, अब खड़े हो गए, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर आ गया। अब हम जो लेंथ लेंगे वो यहां से यहां तक लेंगे, झूले के नीचे तक नहीं लेंगे। अब सेंटर ऑफ मास हमारा यहां है, यहां तक लेंगे, तो अब लेंथ है L2। तो अब हम क्या बोलेंगे कि L1 इज ग्रेटर देन L2, सेकेंड वाली लेंथ कम हो गई, तो वी कैन से T1 इज ग्रेटर देन T2, सेकेंड वाले में टाइम पीरियड कम लग रहा, कम लग रहा मतलब स्पीड ज्यादा है, तो हम बोल सकते V2 इज ग्रेटर देन V। देखो समझ में है? तो अगर आप झूला ले रहे हैं और आप बैठे हैं, आपके दोस्त ने एक बार आपको खींच के छोड़ दिया है, अब किसी ने बोला आपको स्पीड बढ़ानी है, तो आप क्या करेंगे? पुश नहीं करने वाले, हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं उसको, हम बैठे हैं, हम खड़े हो जाएंगे। हम जैसे ही खड़े होंगे हमारा सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो गया, यानी लेंथ जो हम यहां से यहां तक ले रहे थे वो डिक्रीज हुई है। लेंथ डिक्रीज, डायरेक्ट वेरिएशन, अभी बताया लेंथ डिक्रीज तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज। टाइम पीरियड कम लग रहा, टाइम कम लग रहा मतलब वेलोसिटी ज्यादा है। ये देखो V2 इज ग्रेटर देन V1, स्पीड बढ़ जाएगी आप लोग, देखो समझ में आ रहा है? वैसे ये अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना, जो मैं बता रहा, देख लो इसको, फिर मिटा देंगे और एग्जांपल लेंगे लेंथ की, फिर जी पे जाएंगे, फिर देखेंगे और आगे। समझ में आ रही है? आप बैठे हैं, सेंटर ऑफ मास यहाँ, खड़े हो गए, सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, देखो लेंथ कम हो गई, लेंथ कम, डायरेक्ट वेरिएशन है टाइम पीरियड के साथ, टाइम पीरियड कम, टाइम कम लग रहा, उतने एम्पलीट्यूड के लिए टाइम कम लग रहा, टाइम कम लग रहा मतलब वेलोसिटी ज्यादा हो गई, वेलोसिटी इज मोर देन इनिशियल वेलोसिटी। देखिए तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी आपकी, आप खड़े हो गए उस पर, ठीक है, लेंथ चेंज हुई। फिर से बता रहा, अगर किसी ने बोला आपका दोस्त बैठा है, आप बैठे हैं और आपका दोस्त आके साथ में बैठ गया, तो टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास उतनी डिस्टेंस पे रहेगा नीचे। अब आप बैठे हैं और आप खड़े हो गए, तो फिर क्या चेंजेस होंगे? ये लेंथ ज्यादा है, सॉरी लेंथ कम है, टाइम पीरियड भी कम हो गया, लेंथ कम हो गई, टाइम पीरियड भी कम हो गया, टाइम पीरियड कम मतलब वेलोसिटी ज्यादा हो गया, फास्ट मूव होगा झूला। इसको मिटा दे, फिर कुछ और एग्जांपल लेता, ये देख लो पहले एक बार, तो ये अपने वर्ड्स में लिखते जाना बेटा साथ साथ में। अच्छा इसको मिटा तो फिर लेते आगे। देखो एक और एग्जांपल बता दो, सपोज एक हॉलो स्फीयर, थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं, हॉलो स्फीयर है और इसमें हम लोग भरने वाले हैं लिक्विड, सपोज वाटर भर दिया हम लोगों ने,
इसके अंदर हमने वाटर भर दिया। अब ये ऑसिलेट होने वाला है, ठीक है, मास पे कोई भी डिपेंड नहीं करने वाला। लेंथ कहां से कहां तक लेके देखो हम लोग, ये है हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये है हमारा सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर तक लेंथ लेना है। ये देखो ये गोल बना है, तो ये है लम समझो लेंथ L1। अब मान लो इसमें एक छोटा सा छेद है जिसमें से ड्रॉप ड्रॉप लिक्विड नीचे गिरने वाला है। जैसे जैसे वो ऑसिलेट होता रहेगा ड्रॉप ड्रॉप उसमें से नीचे गिरता जाएगा। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो बता। अब देखो सेकेंड केस, ड्रॉप ड्रॉप खाली होते जा रहा, देखना स्फीयर एक जैसा बना, समझो पानी अब यहां तक आ गया, खाली हो रहा ना, नीचे ड्रॉप ड्रॉप गिरते जा रही है, ऑसिलेशन चालू है। अब मैं ऑसिलेशन साथ में नहीं बता सकता क्योंकि अपना मोशन में नहीं है, हम फिगर बना रहे हैं अभी। तो अब देखो पहले लेंथ हमने यहां से यहां तक लिया है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ स्फीयर तक या सेंटर ऑफ मास तक बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास, ये है सेंटर ऑफ मास यहां, ठीक है। अब इसको हमने यहां तक लाया, ऑसिलेट करना शुरू कर दी। जैसे ही ऑसिलेशन चालू हुआ, यहाँ पे होल है जिसमें से पानी धीरे धीरे कम होते जाएगा। अब सेंटर यहाँ है पर पानी पूरा नीचे जमा हो गया। अब होल मास ऑफ द बॉडी यहाँ सपोज कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, समझो वो यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है ये वाले पॉइंट पे, तो अब पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नीचे हो गया थोड़ा सा। पानी जैसे जैसे नीचे दिखाएगा, मैंने सेंटर ऑफ मास समझाया था आप लोगों को, हिटमी का एग्जांपल बताया था या एक खिलौना बताया था जैसे आप घर में बना सकते डीओ के ढक्कन से। आप क्या करो, नीचे उसमें एक हेवी चीज भर दो और ये राउंडेड शेप होना चाहिए, थोड़ा सा सेंटर से नीचे रखना, उसको हेवी चीज भर दो। और अगर आप इसको ऐसे फुला भी देंगे तो वो वापस खड़ा हो जाएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास उसका एकदम नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी उसका सेंटर ऑफ मास, अब उसका सेंटर नहीं है, यहाँ पे आ गया। अब हम पूरी लेंथ लेंगे यहां से यहां तक, तो अब लेंथ हो गई है समझो L2, ठीक है। सेकंड केस में लेंथ है L2 और बढ़ गई है, पहले यहां तक ही थी, अब लेंथ यहां तक आ गई है सेंटर ऑफ मास तक। सेंटर ऑफ मास वाला लॉजिक पूरा समझाया है एग्जांपल्स के साथ। हिटमी वाला खिलौना जिसको हम मारते तो वो वापस खड़ा हो जाता, वो भी मैंने आप लोगों को उसमें समझाया था। और जब ये पूरा खाली हो जाएगा, पूरा पानी खाली हो गया, तो थर्ड केस वापस यहां बता रहा, पूरा एम्प्टी छेद है, पूरा पानी निकल गया, तो इसका सेंटर ऑफ मास वापस से कहां रहेगा, सेंटर। तो इसकी लेंथ अब आएंगी L3। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो हम क्या लिखेंगे, देखो इन दोनों के लिए L1 इज लेस देन L2, L2 बढ़ गया, सो वी कैन से T1 इज लेस देन T2। टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ गया मतलब वेलोसिटी कम हो गई, सो वी कैन से V2 इज लेस देन V1। नीचे दिखेगा नहीं इसके वाले, ठीक है। तो जैसे जैसे वो पानी खाली होते जाएगा, सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो रहा पानी के साथ, ठीक है। तो लेंथ बढ़ गई तो टाइम पीरियड भी बढ़ गया, टाइम ज्यादा लगा मतलब वेलोसिटी कम हो गई। तो ये पेंडुलम पहले फास्ट ऑसिलेशन हो रहे थे, फिर थोड़ा स्लो हो गया। अब ये पूरा खाली हो गया, पूरा खाली होने के बाद हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे। तो L1 और L3 को कंपेयर करेंगे, अब दोनों सेम है क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास ये है खाली होने के बाद, जो कि यहां था सेंटर ऑफ मास। तो जब पानी नीचे नीचे जा रहा था तो लेंथ बढ़ रही थी, टाइम पीरियड बढ़ रहा था, यानी वेलोसिटी कम हो गई। टाइम ज्यादा मतलब वेलोसिटी कम, स्लो हो गया था। पर जब वो पूरा खाली हो जाएगा तो इनिशियल जो लेंथ थी उसके साथ मैच हो गया, ठीक है, लेंथ मैच हो गई, सो टाइम पीरियड भी मैच हो गया। T1 इसके साथ टाइम पीरियड मैच हो गया। मतलब समझना क्या हुआ, पहले सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा तो लेंथ बढ़ रही थी, टाइम पीरियड बढ़ रहा था, वेलोसिटी कम हो गई। जब पूरा खत्म हो गया, अगर मैं इसी के साथ कंपेयर करूं, ये तो मैंने फर्स्ट के साथ कंपेयर किया, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो देखो कैसा होगा, L2 ज्यादा है L3 से, फिर वी कैन से T2 इज ग्रेटर देन T3, टाइम पीरियड कम मतलब वेलोसिटी बढ़ जाएगी वापस। अब किसने पूछा वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे V1 इज इक्वल्स टू V3, यानी जितनी पहले थी वेलोसिटी खाली होने के बाद वापस उतनी ही वेलोसिटी हो जाएगी। तो अब ऑर्डर समझना क्या हो रहा है, हमने इसको यहां लाए, ऑसिलेट कराना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे जैसे ऑसिलेट हो रहा है उसमें से लीकेज है, पानी खाली होते जा रहा, सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा मोशन। पर जैसे ही वो खाली हो गया, सेंटर ऑफ मास वापस अपनी जगह पे आ गया, लेंथ उतनी हो गई जितनी पहले थी, तो वेलोसिटी जो कम हुई थी वो बढ़ गई, और बढ़ के कितनी हो गई, जितनी पहले थी उतनी वापस वैसे के वैसे हो जाएगी। तो वही लिखा है
कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वाले जितनी ही हो जाए, बट इसके साथ कंपेयर करें तो वेलोसिटी बढ़ के कितनी हुई, जितनी इनिशियल थी उतनी हो। तो ये अपने वर्ड्स में लिखना है। देखो लॉजिक समझो, सेंटर ऑफ मास यहाँ गया था, जब वो पूरा खाली हो गया तो सेंटर ऑफ मास वापस सेंटर में आ गया, यानी इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम हो गई, लेंथ सेम, टाइम पीरियड सेम, तो वेलोसिटी सेम। तो वेलोसिटी कम हुई, फिर वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी फिर से बढ़ गई, पर कितनी हो गई, जितनी इनिशियल थी। तो कम हुई फिर से बढ़ गई, बढ़ने के बाद इसकी और इसकी वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी इन दोनों से कम है, इसका मतलब देखिए। तो एक ही पेंडुलम के अलग अलग स्टेजेस बताए, ठीक है। देखिए और बताता आगे, सिंपल पेंडुलम का ही चलेगा, लेंथ का ही वेरिएशन लेंगे। ये अपने वर्ड्स में लिखना बेटा, ये मिटा रहा, आगे का लिखते फिर। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा, हम लोग ले रहे हैं लार्ज पेंडुलम, और कौन सा, सिंपल पेंडुलम लार्ज। तो ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया है, ये हम लोग जो पेंडुलम लैब में यूज करते या घर में यूज कर रहे, समझो 1 मीटर लेंथ, 2 मीटर लेंथ, 3 मीटर लेंथ, 4 मीटर लेंथ, 5 मीटर लेंथ, इतनी लेंथ होगी, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एंड सो ऑन, 5-10 मीटर तक, उससे ज्यादा लेंथ नहीं, लैब में यूज कर रहे हैं हम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेंथ इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू radius of earth, so r is radius of earth, और उसकी वैल्यू है हम लोगों के पास ज्योग्राफी बोलो, ग्रेविटेशन चैप्टर में 11th में हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है हम लोगों को 6400 किलोमीटर, या फिर आपको लिखना है तो यू कैन राइट 6.4, ये 3 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, के मतलब 10⁻⁶ मीटर, ये है रेडियस। अगर लेंथ बहुत कम है तो आप ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया वो यूज कर सकते हैं। अगर पेंडुलम लार्ज है मतलब L इज कंपेरेबल विथ R, L इज कंपेरेबल विथ R, हम कंपेयर कर सकते हैं। L is comparable with R, यानी L और R की वैल्यू ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पे हमने बहुत फर्क किया है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ध्यान देना, टाइम पीरियड का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2π√1 अपॉन G इन ब्रैकेट 1/L प्लस 1/R, ये फॉर्मूला यूज करना है अगर लार्ज पेंडुलम है तो। इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं ले रहे, पर आप लोगों ने ये फॉर्मूला याद रखना है, 1/G अंडर रूट में है 1/G ब्रैकेट में 1/L यानी लेंथ प्लस 1/R, R मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, वो लिखा ही है। अब ध्यान दो, ये कंडीशन डाल के बता देता कि वो आंसर मिलता है। तो अगर हम लेंथ के लिए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, यानी इससे तो बहुत ही कम है, ये अगर पॉइंट वाइज लिखा जाए तो ये ऐसा है 6400000 3 और ये मीटर। अब इसके कंपैरिजन में लेंथ ऑफ अगर हम ले 1 मीटर या हम ले 2 मीटर, तो इसके कंपैरिजन में वो लेंथ बहुत ही छोटी है। अगर बहुत ही छोटी है तो ये फॉर्मूला यूज करना। आता क्या देखते हैं, अब देखो L इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू R, उल्टा कर दो 1/L और इधर कर दो 1/R, तो ये साइन बदल जाएगी ऐसे। So 1/L is large, 1/R is very very small. तो 1/R को निगलेक्ट कर दो तो क्या बचेगा, समझ में आ रहा ना, L is very very less than R, हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो हमको ये साइन भी बदलना पड़ेगा। हम ऐसा बोल रहे, देखो 2 is very very large as compared to suppose 5, तो अगर मैं लिखूं 1/2 और ये 1/5 तो साइन बदल, उल्टा 2 is very very small as compared to 5 suppose, या very small कर देंगे ऐसे कर। तो अब यहाँ लेंगे 1/2, यहाँ लेंगे 1/5, तो साइन बदलना पड़ेगा क्योंकि 1/2 मतलब होता 0.5 और 1/5 मतलब 0.2, ठीक है, बराबर हो गया ना, साइन भी बदलना पड़ेगा अगर उल्टा लिखे तो यहाँ तो बहुत ही छोटा है, ये 1/6400
0 0 0 इतना लंबा करेंगे डिवाइड तो 0.00000 समथिंग आंसर आएगा, इसीलिए उसको 0 कंसीडर कर लेंगे, हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। तो 1/L रखेंगे G इंटू 1/L, 1/R की जगह हम लोग 0 डाल देंगे अप्रोक्सीमेट। फिर से देखो R की वैल्यू क्या है, तो 1/6400, ये और मीटर में कर देंगे तो ये इतना बड़ा नंबर 1 डिवाइडेड बाई ये करेंगे तो आंसर कुछ 0.0000000 ऐसे कुछ तो भी आएगा आगे, तो हम अप्रोक्सीमेटली 0 ले लेंगे। तो L ऊपर मल्टीप्लाई T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, वो फॉर्मूला बन जाएगा। पर अगर लार्ज पेंडुलम का आया तो ये फॉर्मूला यूज करें। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में आए नहीं तो ध्यान रखना है लार्ज पेंडुलम, तो इसको हटा देते हैं, ये फॉर्मूला काम करेगा। सपोज कितना लार्ज हो सकता कोई पेंडुलम, तो हम फर्स्ट केस ले लेते L इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। L की वैल्यू इनफाइनाइट ले लो, इनफाइनाइट, इससे बड़ी लेंथ तो हम रख ही नहीं सकते इनफाइनाइट से ज्यादा, तो 1/इनफाइनाइट मतलब 0, तो आंसर बचेगा T इज इक्वल्स टू 2 पाई। इनफाइनाइट लेंथ का आया, मतलब लार्ज लेंथ का आया, L इज कंपेरेबल विद R अगर है, रेडियस के साथ कंपेरेबल है, तो फिर ये फॉर्मूला यूज करना, ये लर्न करना। नाउ 1/इंफिनिटी यानी 0, तो ये बचेगा 1/R, तो G इंटू 1/R ब्रैकेट में लिख दो। 1/इंफिनिटी यहाँ पे ये हो गया 0, तो ये टर्म 0 हो गया, ठीक है। R ऊपर मल्टीप्लाई T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट R अपॉन G। तो अगर इनफाइनाइट लेंथ है समझो, तो हम टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। देख लो एक ध्यान से, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो टाइम पीरियड आएगा अप्रोक्सीमेटली 86.4 मिनट्स। कितना आएगा, 86.4 मिनट्स, 84.6 मिनट या 1024 सेकेंड्स। इतने टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। एक मिनट कैलकुलेट कर सकते, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना, 5024 में 1 मिनट। तो ये R की वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे, ऐसे सॉल्व करके देख लेना, 2 इंटू 3.14 अंडर रूट R की वैल्यू 6.4 या 64 इंटू 10⁵ कर देंगे डिवाइडेड बाय 9.8 G की वैल्यू, या 10 ही कर दो ना एक बार रफली कैलकुलेशन के लिए। तो ये हो जाएगा 6.28 इंटू ये आएगा 8 64 का, और ये ऊपर जाके -4 यानी 10⁻²। इसको सिंप्लीफाई करो, अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर मिल जाएगा आपको। इससे ज्यादा टाइम पीरियड किसी सिंपल पेंडुलम का नहीं हो सकता, क्योंकि लेंथ आप इससे ज्यादा तो रख ही नहीं सकते। इनफाइनाइट लेंथ से ज्यादा क्या लेंथ रखेंगे, याद रखना है। अगर लेंथ का देखेंगे तो इनफाइनाइट लेंथ में ये मैक्सिमम टाइम पीरियड हो गया, तो किसी सिंपल पेंडुलम का इससे ज्यादा टाइम पीरियड नहीं हो सकता, तो ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो उसको। तो कुछ भी वैल्यू गिवन रही तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने L इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी लिया था, अब हम ऐसा लेके देख लेते। मान लो लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इक्वल्स टू R, रेडियस ऑफ द अर्थ के जितनी बड़ा पेंडुलम है, तो हम वैल्यू डालेंगे P इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, ये फॉर्मूला याद रखो, 1/G इन ब्रैकेट L की वैल्यू R, 1/R प्लस 1/R, so T is equals to 2 pi अंडर रूट, ये 2 हो जाएगा, 1 + 1 2, और ये अपॉन में R, तो R ऊपर आ जाएगा अपॉन ट्वाइस G। बस वो फॉर्मूला याद रखना है, उसमें वैल्यू डालनी है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 60 मिनट्स के क्लोज आएगा। तो ऐसा कुछ भी आया तो याद रखना है, ये याद रखना बस 84.6 मिनट्स, ये नहीं कि याद रहा तो चलेगा, पर इनफाइनाइट लेंथ वाला याद रखना, इससे ज्यादा टाइम पीरियड लेंथ के हिसाब से चेंज नहीं हो सकता। इनफाइनाइट लेंथ रखे तो इससे ज्यादा टाइम पीरियड मिलने वाला नहीं है, तो
तो सबसे लार्ज जो पेंडुलम है जिसकी लेंथ है इनफाइनाइट, उसका टाइम पीरियड कितना हो सकता है 84.6 मिनट या 5024 सेकेंड्स। इससे ज्यादा टाइम पीरियड नहीं हो सकता। देखिए तो एल की वैल्यू जो भी दी रहेगी, अगर लार्ज पेंडुलम है एल की वैल्यू कुछ भी दे दी रहे तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करना, एल इज द लेंथ एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो लार्ज पेंडुलम अगर है तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये लर्न करना है और ये वैल्यू याद रखना है आपको, 84.6 मिनट या 5024 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और एल इज इक्वल्स टू आर, जो भी रहा एल की वैल्यू यहाँ डाल के अब सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं। इसको भी सॉल्व करने के लिए आर की वैल्यू डालो, जी की वैल्यू डालो, सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 60 मिनट्स के क्लोज आंसर आएगा। तो डाउन कर लो, लास्ट पेंडुलम के लिए फॉर्मूला याद रखना बेटा, 1/g इन ब्रैकेट 1/n प्लस 1/r और ये पूरा रूट में 2 पाई, ठीक है, ध्यान रखना। इनफाइनाइट के लिए वैल्यू याद रखना, सबसे लार्ज पेंडुलम कौन सा रहेगा जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, और हम जो लैब में या घर में यूज करते हैं उसकी लेंथ बहुत कम रहती है, तो हम जो फॉर्मूला डिराइव किए वही लिखेंगे, p = 2 pi √ L/g, ठीक है। देख लो एक बार फिर आगे ये बेटा रहे, देख लेना एक बार। तो वेरिएशन ऑफ g विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएशन ऑफ t यानी टाइम पीरियड विथ रिस्पेक्ट टू l हो गया सब, और कुछ आएगा तब न्यूमेरिकल्स में आएंगे तो देखेंगे कोई नया फॉर्मूला लगा तो, बट ऑलमोस्ट लेंथ का वेरिएशन बता दिया। अब देखना है वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विथ रिस्पेक्ट टू g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो देखते हैं। तो ये मिटा रहा, फिर उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो आगे, अब लेंगे वेरिएशन of time period of simple pendulum with g acceleration due to gravity। क्या था रिलेशन, डायरेक्ट p is inversely proportional to √g। फॉर्मूला लिखेंगे वैसे लिखेंगे, T2/T1 is equals to √inverse variation G2/G1। एक एग्जांपल बता देता कैसे चेंज होगी g की वैल्यू। सरफेस पे g की वैल्यू मैक्सिमम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ग्रेविटेशन में समझाया है बेटा, पूरा डिटेल में हुआ है 11th की ग्रेविटेशन में। एज वी मूव अबव द सरफेस ऑफ अर्थ और एज वी मूव बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस इन बोथ द केस। नीचे जाएंगे तो भी डिक्रीज होंगी, सरफेस पे जाएंगे तो भी डिक्रीज होंगी। फॉर्मूला वगैरह सब डिराइव किए। तो मान लो हम डेप्थ में गए या हाइट पे गए तो जी की वैल्यू डिक्रीज होंगी, मतलब टाइम पीरियड वहां पे सिंपल पेंडुलम का इंक्रीज होगा। टाइम पीरियड इंक्रीज बोला है मतलब मोशन स्लो, टाइम ज्यादा लग रहा है मतलब मोशन स्लो हो जाएंगे। तो ऐसे एग्जांपल आएंगे। परसेंटेज का लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते, देखो यहाँ टी है तो हम लिखेंगे डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू का साइन, यहाँ जी है तो हम लिखेंगे डेल्टा जी अपॉन जी। अब यहाँ रूट है पर अपॉन में है तो -1/2। माइनस साइन ये इंडिकेट करेगा कि अगर g की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, और g की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो टाइम पीरियड इंक्रीज, इनवर्स वेरिएशन। अब देखो मान लो वी आर मूविंग टू अ सर्टेन हाइट वेयर द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस बाय 2%। डेप्थ का हटा देते हैं, हम गए हाइट पे जहां g की वैल्यू डिक्रीज हुई है बाय 2%, g की वैल्यू डिक्रीज होगी। टाइम पीरियड कितने परसेंट चेंज हुआ ये निकालो, ऐसा आया तो कैसे करेंगे, ये याद रखना। ये फॉर्मूला एक्यूरेट आंसर देगा अप टू 3%, 10% तक अप्रोक्सीमेट आंसर देगा, उससे ज्यादा आया तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। तो हम लिखेंगे डेल्टा टी अपॉन टी इट इज -1/2 डेल्टा जी अपॉन जी। ये कितने परसेंट है 2%, तो -1/2 इंटू ये 2 तो इट इज -1%। यहां लिखा है डिक्रीज तो हम यहां लिखेंगे इंक्रीज, इनवर्स वेरिएशन है, माइनस साइन आया ध्यान रखना है। तो हम बोलेंगे टाइम पीरियड इंक्रीज बाय 1%। टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ है, टाइम ज्यादा लग रहा है मतलब स्पीड कम हो गई। देख लो ये फॉर्मूला देखो,
तो याद रखना, एज वी मूव अबव और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो रही, मतलब ऐसे पेंडुलम को अगर हाइट पे लेके जाएंगे या डेप्थ में लेके जाएंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज, मतलब मोशन स्लो हो जाएगी पेंडुलम की। अरे हाँ, एक और बता देना, सेंटर ऑफ द अर्थ पे चलेगा अगर पेंडुलम लेके तो याद रखना जी की वैल्यू 0। सेंटर ऑफ द अर्थ में याद रखो जी की वैल्यू 0 है। जी की वैल्यू 0 मतलब टाइम पीरियड इनफाइनाइट। टाइम पीरियड इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा समझना, ये हमारा पेंडुलम है, हम उसको एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके आए और हमने छोड़ दिया, वो वहीं का वहीं रह जाएगा, वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा ही नहीं। क्योंकि मीन पोजीशन पे लाने के लिए सिंपल पेंडुलम में कौन सा फोर्स था, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, mg sin थीटा। g की वैल्यू 0 तो उस फोर्स की भी वैल्यू 0, तो देयर इज नो रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि g की वैल्यू 0 है। अगर g की वैल्यू 0 है, आप ऐसे करेंगे, आप यहां तक लेके गए, कोई फोर्स नहीं है उसको वापस अपनी जगह पे लाने के लिए, वो वहीं रह जाएंगे। या ऐसा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी होगा, अर्थ से बहुत दूर, जहां अर्थ की जी की वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो सेंटर ऑफ द अर्थ और अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जहां जी की वैल्यू 0 है, याद रखना टाइम पीरियड हो जाएगा इनफाइनाइट। यानी आपने सिंपल पेंडुलम बीन पोजीशन पे ऐसे डिस्प्लेस किया, आपने छोड़ दिया, वो वापस अपनी जगह पर ही नहीं आएगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स कितना रहेगा, 0। तो जहां है वही रहेगा, जाएंगे नहीं, राह देखते रहो, जाएगा जाएगा नहीं जा रहा, टाइम पीरियड इनफाइनाइट। तो ये याद रखना, सेंटर ऑफ द अर्थ में टाइम पीरियड इनफाइनाइट, तो जहां जी की वैल्यू 0 वहां टाइम पीरियड इनफाइनाइट। तो इसका नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग लेंगे सिंपल पेंडुलम इन अ लिफ्ट। लिफ्ट के फॉर्मूले आप लोगों को देखने को बोला था, ग्रेविटेशन में ही समझाया था कि लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही, तो क्या होगा वहां पे, तो पूरा मेथड से नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालना सिंपल पेंडुलम इन अ लिफ्ट। तो समझो ये है लिफ्ट, सिंपल पेंडुलम, इसमें सस्पेंड कर देंगे, यहाँ सस्पेंड किया है और उसको एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके जाएंगे और वो ऑसिलेट होगा। ठीक है, ये सस्पेंड सिंपल पेंडुलम, तो ये लिफ्ट का केबल है, दिस इज द केबल ऑफ लिफ्ट। सिंपल पेंडुलम ये अलग से, सिंपल पेंडुलम को हमने यहीं सस्पेंड किया, ये ऑसिलेट होगा। तो ये लिफ्ट इज एट रेस्ट, सो एक्सेलरेशन रहेगा इक्वल टू जी। तो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला है p इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी। तो इसको हम नाम दे देते p1 या t दे देते। तो सिंपल पेंडुलम रेस्ट में है, जैसे हम लैब में सस्पेंड कर रहे हैं तो लैब रेस्ट में ही कंसीडर करते हैं हम लोग। लिफ्ट अगर रेस्ट में है और ये अपनी जगह पे ऑसिलेट होगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी। लिफ्ट में एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू फिलहाल तो g है। नाउ सपोज सेकंड केस, ये सब लिख के बताया, हाँ एक बार ग्रेविटेशन वीडियो है वहीं पे देख लेना एक बार आप लोग। ये है लिफ्ट, इसमें हमने सस्पेंड किया है एक सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ऑसिलेट हो रहा समझो। Now lift is moving in upward direction or downward direction with constant velocity, जो कि जनरली नहीं रहती है। सपोज कांस्टेंट है वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू रहेगा रिजल्टेंट g। इसको हम ऐसा करते हैं, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी 0 है, मतलब लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा g प्लस a या माइनस a, जो भी होगा, क्योंकि अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों आ गए, पर ये वैल्यू 0 ही है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज रिमेनिंग g। तो फॉर्मूला फिर से टाइम पीरियड का वही रहेगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। इसको अगर मैं टाइम पीरियड को t1 कर दूं और इसको t2, तो वी कैन से t1 इज इक्वल्स टू t2, रेस्ट वाले के साथ कंपेयर करें।
तो यहाँ बॉडी रेस्ट में है, तो यहाँ पे भी आप लोग प्लस माइनस ए लिख सकते हैं, फिर से ए की वैल्यू 0, बॉडी रेस्ट में है, वेलोसिटी 0 मतलब एक्सेलरेशन 0, तो ये वैल्यू 0, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बचेगा g। यहाँ पे भी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बचेगा g बिकॉज लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, देखो नाउ थर्ड केस, lift is moving upward direction with acceleration a, so resultant acceleration याद होगा हमने क्या निकाला था, g plus a, resultant acceleration आएगा g plus a, resultant acceleration will be g plus a। अब इसमें हमने सिंपल पेंडुलम सस्पेंड किया जो ऑसिलेट हो रहा है इसे, तो ये सब मैंने निकाल के बताया है बेटा, फिर से बोल रहा हूं, पहले वाले वीडियो में भी बोला था इसके कि ग्रेविटेशन देख के रखा, तो ग्रेविटेशन में लिफ्ट के एग्जांपल देख लो, तो ये लिखा है उसमें ये लिखा है, ठीक है, तो ये तो अभी 0 है तो हटा दिया, ये भी लिखा है, अब टाइम पीरियड को उसके साथ ऐड करना है बस, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, समझो इसको नाम दे दिया t3, इट इज 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g प्लस a, अब यहाँ g प्लस a हो जाएगा एक्सेलरेशन, g की जगह g प्लस a, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस हुई है मतलब इंक्रीज हुई है, तो टाइम पीरियड क्या होगा उसका, डिक्रीज, तो वी कैन से t1 is less than t3, टाइम पीरियड डिक्रीज मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, ये चेंज कर दो, देखो g की जगह हो गया g प्लस a, ठीक है, g प्लस a, एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज हुई है मतलब टाइम पीरियड डिक्रीज हुआ है, टाइम पीरियड डिक्रीज मतलब वेलोसिटी इंक्रीज, एंड सिंपल पेंडुलम की मोशन क्या हो जाएगी, फास्ट। मैंने पहले भी बताया, ये लिफ्ट का पूरा समझाया था कि जब लिफ्ट ऊपर जाती या नीचे जाती तो हम एक अजीब सा फीलिंग रहता, हमको एक अजीब सी फीलिंग होती, क्यों, क्योंकि हमारा जो एपरेंट वेट है वो चेंज होता, g प्लस ए या g माइनस ए, ऊपर जाते समय और नीचे जाते समय। ग्रेविटेशन एक बार देख लेना ये कैसे आया है, वहां पे पूरा डायग्राम के साथ समझाया है रिजल्टेंट फोर्स लेके, तो अब उतना नहीं समझाएंगे क्योंकि ये पहले हो चुका है, तो ये g प्लस ए ही क्यों लिया हमने, g माइनस ए क्यों नहीं लिया, वो वहां ग्रेविटेशन में पूरा एक्सप्लेन किया है बेटा, ठीक है। अब जो चीज हो चुकी है वो बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और वो बहुत जगह आएंगे, ये लिफ्ट का जब हम सरफेस टेंशन वगैरह का देखेंगे बाद में, तो उसमें भी कैपिलरी ट्यूब लिफ्ट में रखेंगे तो उसमें भी काम आएगा, तो वो देखेंगे बाद में, इन दोनों केस में क्या था, नेक्स्ट केस इसलिए मोटा बेटा वो देख लेना आप लोगों ने, तो ये ध्यान रखना। नाउ थर्ड हो गया, फोर्थ केस, इसी के साथ कंपेयर करेंगे, ये सिंपल पेंडुलम सस्पेंड और ये ऑसिलेट हो रहा अपनी जगह पे ऐसे आगे पीछे। नाउ सपोज the lift is moving in downward direction with acceleration a, तो resultant acceleration आएगा g minus a, मतलब acceleration क्या हो गया, डिक्रीज, तो हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो लिखेंगे वो आएगा t, यहाँ क्या लिखा था t3, यहाँ लिखेंगे t4 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g माइनस a, एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज हुई है, इससे कम हुई है, ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, इंक्रीज, तो we can say t1 is greater than t4, sorry t4 is greater than t1, तो टाइम इंक्रीज हुआ है, टाइम इंक्रीज मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, मोशन स्लो हो जाएंगे, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे अगर लिफ्ट में है यहाँ पे, और लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, g की जगह g प्लस है, यहाँ लगाएंगे g माइनस, ठीक है, तो यहाँ टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि g की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो ये इंक्रीज हो गया, टाइम इंक्रीज, टाइम ज्यादा मतलब वेलोसिटी कम, वेलोसिटी कम स्लो हो गई मतलब मोशन, इसीलिए टाइम ज्यादा लगा। एक और केस ले लेते फ्री फॉल वाला, वो भी नीचे ही गिर रहा फ्री फॉल में, वो भी ध्यान रखना। फिफ्थ वाली केस, सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड है और लिफ्ट का केबल यहां से ब्रेक हो गया, फ्री फॉल, लिफ्ट नीचे गिर रही है। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
सो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, लिफ्ट नीचे गिर रही है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या था g माइनस ए, तो यहाँ लिखेंगे g माइनस ए, दोनों की वैल्यू सेम, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन 0। सो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g माइनस ए, g माइनस ए की वैल्यू 0, तो टाइम पीरियड हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी जो सेंटर ऑफ द अर्थ में बताया था वो, यानी लिफ्ट नीचे गिर रही और अगर मैं उस नीचे गिरती हुई लिफ्ट में पेंडुलम को ऐसे करके छोड़ दूं तो वो वैसे ही रह जाएगा, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, फ्री फॉल, वेटलेसनेस का फीलिंग आएगा, समझाया था वहां पे, तो यहाँ पे भी वेटलेसनेस का फीलिंग है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन 0 है, g माइनस ए, यहाँ पे भी g माइनस ए की वैल्यू 0, अपॉन में 0 मतलब टाइम पीरियड हो गया इनफाइनाइट। ये लिफ्ट का याद रखा, तो ये सब समझाया था बेटा, लिफ्ट ऊपर जा रही तो g प्लस ए क्यूब, लिफ्ट नीचे जा रही तो g माइनस ए क्यूब, ये अगर आप लोगों को देखना है तो ग्रेविटेशन में देखना, ग्रेविटेशन में समझाया है वो लिफ्ट का वेरिएशन, और वहां पूरा लाके बताया है कि g प्लस ए क्यूब या g माइनस ए क्यूब, तो वो देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएशन ऑफ g लिफ्ट में, तो उसके साथ टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा रेस्ट वाले के साथ वो हमने कंपेयर किया है। इसके बाद और भी लेना है, मूविंग व्हीकल में लेंगे, चार्ज करेंगे सिंपल पेंडुलम को, वो लेंगे, फिर स्प्रिंग पेंडुलम बचेगा हमारा, और उसके बाद हम मैग्नेट वाले का भी लेंगे, एंगुलर एसएचएम, ठीक है। तो इसके बाद वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, एक अलग से और वीडियो बना लेते हैं, तो वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड विद रिस्पेक्ट टू जी, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बेसिक फॉर्मूला हो गया, लिफ्ट वाला हो गया, इसके बाद हम मूविंग व्हीकल जो टर्न ले रहा या स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा होगा उसका लेंगे, उसके बाद हम लोग सिंपल पेंडुलम पे चार्ज डालेंगे, वो भी इसी में आएगा, और फिर उसके बाद हम लोग स्प्रिंग पेंडुलम के प्रॉब्लम फॉर्मूले देख लेंगे एक बार फिर से, और उसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, आगे यहाँ तक देख के रखना आप लोग।